बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा मेन टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो रहा है। बेसिक हमने सेल ऑर्गेनेली वाले चैप्टर की जो है वो पढ़ ली है। उसमें मैंने आपको सेल थ्योरी का इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है जी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेल वॉल की जानिब। ठीक है जी। सेल वॉल, सबसे पहले अगर सेल वॉल को हम डिफाइन करें तो इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन द प्लांट सेल। स्टूडेंट याद रखिएगा, सेल वॉल जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे जानदार हैं जिनमें ये आउटर मोस्ट वॉल के तौर पे हमें नजर आती है। एनिमल सेल के अंदर आपने याद रखना है, एनिमल सेल हमेशा विदाउट सेल वॉल होता है। एनिमल सेल के पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक पॉइंट कि सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल। आपको सेल वॉल एब्सेंट नजर आएगी एनिमल सेल में। और प्रेजेंट मैंने आपको बताया कि हम वैसे बोल देते हैं कि आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये प्लांट की, लेकिन अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो बहुत सारे जानदार आपको ऐसे नजर आएंगे जिनमें सेल वॉल जो है वो पाई जाती है। नंबर एक, अगर हम प्लांट के सेल वॉल की बात करें तो प्लांट के सेल वॉल में जो मेजर केमिकल आपको नजर आएगा वो हमारे पास है जी सेलुलोज। क्लियर है? उसके बाद एल्गल सेल वॉल, एल्गल सेल वॉल यानी एलजी में भी सेल वॉल मौजूद होती है। अब एलजी क्या है? दीज आर द प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, यानी ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है। ठीक है जी। ये फोटोसिंथेटिक एलजी की हम बात कर रहे हैं, तो इनकी सेल वॉल में भी आपको नजर आएगा जी सेलुलोज। तो ये दो पॉइंट आपके पास हो गए कि एल्गल सेल वॉल किस चीज से मिलकर बनी होती है। तो मैंने बताया सेलुलोज की। इसी तरह प्लांट सेल वॉल किस चीज से मिलकर बनी है? ये भी सेलुलोज से मिलकर बनी है। उसके बाद हम आते हैं, दो ग्रुप हमारे पास दिए हुए हैं। एक है हमारे पास वाटर मोल्ड सेल वॉल और उसके बाद है स्लाइम मोल्ड। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड है, दीज आर द फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। ये आपके पास प्रोटिस्टा वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 हमारी पुरानी बुक में ये शामिल था। तो वहां पे ये तीन ग्रुप आपके नजर आ रहे हैं, प्लांट लाइक, एल्गल लाइक और ये फंगस लाइक, एनिमल लाइक। ये तीन बड़े ग्रुप आपके पास मौजूद है। तो ये जो आपके पास वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड है, दीज आर द फंगस लाइक प्रोटिस्टा, यानी ये हैं प्रोटिस्ट लेकिन इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको फंजाई की नजर आती है। तो इनमें भी सेल वॉल मौजूद होती है और इनकी सेल वॉल किस चीज से मिलकर बनी हुई है? स्टूडेंट याद रखिएगा, इनकी सेल वॉल भी सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है। दोनों में सेलुलोज केमिकल आपको जो है वो नजर आ रहा है। तो ये आपने पॉइंट माइंड में रखना है कि पौधे की सेल वॉल में भी सेलुलोज है, एल्गल सेल वॉल में भी सेलुलोज है। इसी तरह वाटर और स्लाइम मोल्ड जो कि फंजाई लाइक प्रोटिस्टा है, इनमें भी आपको केमिकल क्या नजर आ रहा है? सेलुलोज नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फंगस सेल वॉल, यानी हमारी जो फंजाई की सेल वॉल है ये किस चीज से मिलकर बनी है? स्टूडेंट बाज दफा ना ये एमसीक्यूज आ जाता है कि फंजाई की सेल वॉल किस चीज से मिलकर बनी होती है। तो आप इसमें टिक करेंगे जी, फंजाई सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटन। तो काइटन की ये काइटन से जो है मिलकर बनी होती है। उसके बाद हम आते हैं यू बैक्टीरियल सेल वॉल और आर्क्यू बैक्टीरियल सेल वॉल। स्टूडेंट याद रखिए, यू बैक्टीरिया और आर्क्यू बैक्टीरिया ये दोनों आपके प्रोक्रियाट्स के ग्रुप हैं। और प्रोक्रियाट्स आप सारे लोग जानते हैं कि प्रोक्रियाट्स हमारे पास ऐसे एनिमल, ऐसे जानदार हैं जिनमें आपको वाज़े न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नजर नहीं आता। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट है, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया और आर्क्यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो है, इनकी सेल वॉल की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज मेड अप ऑफ द पिप्टायोग्लाइकिन। तो स्टूडेंट ये पिप्टायोग्लाइकिन पर मुश्तमिल होते हैं। अब पिप्टाइडोग्लाइकिन में आपको जो जो चीजें नजर आएंगी, इसमें आपको ग्लाइकन चेन नजर आएंगी, साथ आपको जो है वो ग्लाइकन चेन के साथ कुछ अमाइनो एसिड की चेन नजर आएंगी जो कि 4 या 5 अमाइनो एसिड यानी 5 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होंगे। और ये दोनों एक दूसरे के साथ जो अमाइनो एसिड ये पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए लिंक्ड होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि यू बैक्टीरिया जो है इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद अगर आर्क्यू बैक्टीरिया के हम सेल वॉल देखें तो आर्क्यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं? आर्क्यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में स्टूडेंट याद रखिएगा प्रोटीन्स होती हैं, उसके बाद जी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं और उसके बाद हमारे पास मौजूद होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो ये आपने एक डिफरेंस याद रखना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यू बैक्टीरियल सेल वॉल एंड आर्क्यू बैक्टीरियल सेल वॉल। तो इसकी कंपोजिशन में आप बताएंगे क्या कि यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन पर मुश्तमिल है और आर्क्यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है और क्या मौजूद होते हैं? आपके पॉलीसैकेराइड्स मौजूद होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन द सेल वॉल। सेल वॉल की कंपोजिशन में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कंपोनेंट हमारा कौन सा है? उसमें आपको एक ऑप्शन जो है वो पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट का दे दें, दूसरा लिपिड का दे दें, तीसरा प्रोटीन का दे दें। तो फिर आप किस पे टिक करेंगे? तो स्टूडेंट हमारे पास ये सेलुलोज हो गया, ये सेलुलोज 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 आपको नजर आ रहा है। इसी तरह पेप्टाइडोग्लाइकिन है या फिर यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन है या ये पॉलीसैकेराइड है, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और ये दरअसल जो सेलुलोज है ये किसकी एग्जांपल आपके पास है? ये कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है, ये आपका एक पॉलीसैकेराइड है। क्लियर है? तो आप लोग फिर टिक करेंगे कि हमारे पास
जो मेजर कंपोनेंट है किसी भी प्लांट या एल्गी या वाटर मोल्ड या स्लाइम मोल्ड या बाकी जो जानवर है उनमें जो सेल वॉल है उसमें मेजर कंपोनेंट कौन सा है, दरअसल वो पॉलीसेकेराइड है। क्लियर है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो इस पे आप लोग इसका राइट ऑप्शन जो इस तरह चूज करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आते हैं हम लोग सेल वॉल की परमेबिलिटी पे हमने बात करनी। सेल वॉल की परमेबिलिटी से मुराद ये कि क्या सेल वॉल मॉलिक्यूल को, मादा जात को, मटेरियल को, एक्सटर्नल मटेरियल को जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ रहे हैं क्या इनको पास आउट होने देती है, रोक लेती है, क्या करती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने लिखा है कि सेल वॉल इज अ फुली परमिएबल। व्हाट इज मेंट बाय फुली परमिएबल? फुली परमिएबल का मतलब ये है कि सेल वॉल किसी भी बाहर से आने वाले मटेरियल, जो बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर अगर कोई मटेरियल आ रहा है तो सेल वॉल उसको कभी भी नहीं रोकती। सेल वॉल हर एक मटेरियल को इजाजत देती है कि वो अंदर आ जाए। क्लियर है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन इसके मुकाबले में, सेल मेम्ब्रेन स्टूडेंट याद रखिएगा दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के कंपैरिजन में लिखे कि सेल मेम्ब्रेन को हम फुली परमिएबल कभी भी नहीं कह सकते, हम सेल वॉल को फुली परमिएबल कहेंगे और सेल मेम्ब्रेन जो है दैट इज अ सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल। ये मटेरियल को जो है सिलेक्ट करके कुछ मादा जात को गुजरने देगी, कुछ को क्या करेगी, रोक लेगी। क्लियर है। तो एक पॉइंट आपने इसकी परमिएबिलिटी के हवाले से याद रखना है कि सेल वॉल जो है ये हमेशा क्या होती है, ये फुली परमिएबल होती है और जो सेल मेम्ब्रेन है ये आपके पास सिलेक्टिवली या फिर सेमी परमिएबल होती है। उसके बाद स्टूडेंट चलते हैं हम लोग एक डायग्राम की तरफ जो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने हाईलाइट की हुई है। स्टूडेंट यहाँ पे ना आपके पास 4 से 5 आपको सेल नजर आ रहे हैं जो कि आपके प्लांट के सेल्स हैं। क्लियर है। और ये सेल दरअसल ये सारे के सारे सेल कंबाइन है। तो ये दरअसल जो डायग्राम आपको नजर आ रही है किस चीज की होगी, दैट इज अ टिश्यू। ये आपके पौधे का एक टिश्यू है। क्लियर है। अगर तो आपके पौधे के इस तरह एक टिश्यू की हम लोग इसको मजीद माइक्रोस्कोप के जरिए बड़ा करके देखें तो इस एक सेल के अंदर आपको क्रिटिकली जो है वो किसी भी प्लांट के अंदर आपको 3 लेयर नजर आती है किस चीज की, सेल वॉल की। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि सेल वॉल किस चीज पर मुश्तमिल है तो आप लोग बताएंगे सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। कितने लेयर्स पर स्टूडेंट मुश्तमिल है? याद रखिएगा सेल वॉल जो है ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल। अब कौन कौन सी वो लेयर है? एक हमारे पास लेयर होगी दैट इज कॉल्ड मिडल लेमिला, दूसरी लेयर हमारे पास है प्राइमरी वॉल और तीसरी लेयर हमारे पास, तीसरी वॉल कौन सी है, दैट इज द सेकेंडरी वॉल। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहां तक ये जो मैंने आपको एक टिश्यू दिखाया, अगर हम इस टिश्यू में से सेल की वॉल को बड़ा करके देखें तो उसमें आपको 3 लेयर्स नजर आ रही और वो 3 लेयर्स हमारे पास कौन सी होंगी। इस डायग्राम में जरा देखें, ये जो आपको ब्लैक शेड में नजर आ रही है वॉल, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है दैट इज कॉल्ड मिडल लेमिला। मिडल लेमिला। तो स्टूडेंट याद रखिएगा किसी भी सेल की जो प्लांट सेल है उसकी आउटर मोस्ट वॉल, अगर वो सेल इसी तरह मौजूद हो जैसे कि हमारे पास ये टिश्यू में सेल सारे के सारे नजर आ रहे हैं, अगर इस तरह से टिश्यू की फॉर्म में सारे के सारे इंटैक्ट हो, सेल आपस में जुड़े हो और उनमें से हमने ये फाइंड करना हो कि सेल वॉल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा दैट इज कॉल्ड मिडल लेमिला। क्लियर है। मैं यहां पे लिख देता हूं, लेकिन बात मैंने कब की, जब हमारे पास शर्त रखी गई जब हमारे सेल्स क्या हो, इंटैक्ट हो, आपस में जुड़े हो। इंटैक्ट सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट वॉल है वो हमारे पास क्या है, दैट इज अ मिडल लेमिला। तो यहां पे आपने ये पॉइंट याद रखना है एमसीक्यूज के हवाले से कि हमारी आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है। तो स्टूडेंट मैंने यहां पे आपको बताया दैट इज मिडल लेमिला और शर्त मैंने क्या रख दी, शर्त मैंने ये रख दी कि मिडल लेमिला उस वक्त आउटर मोस्ट वॉल कंसीडर होगी जब आपके सेल्स इसी तरह से कंबाइन होंगे, यानी टिश्यू की फॉर्म में मौजूद होंगे, एक दूसरे के साथ जब अटैच होंगे। क्लियर। अब मैं फॉर एग्जांपल एक सिंगल सेल ले लेता हूं, जस्ट सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक के जरिए मैं पूरे के पूरे टिश्यूज को ब्रेक करके मैं उनमें से किसी एक सेल को ले लेता हूं। जब मैं किसी एक सेल को ले लूंगा, बाहर अलग कर लूंगा, तो उसमें अगर ये पूछा जाए कि हमारे पास एक सिंगल सेल है, अलग एक सेल है, आइसोलेटेड सेल है, जुदा एक सेल है, तो भाई उसमें आउटर मोस्ट वॉल फिर कौन सी है? तो स्टूडेंट याद रखिएगा तब आप मिडल लेमिला को टिक नहीं करेंगे, तब आप कहेंगे प्राइमरी वॉल इज द आउटर मोस्ट वॉल इन आइसोलेटेड सेल। यानी जब वर्ड आइसोलेटेड आ जाएगा, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, अगर आइसोलेटेड सेल आ जाए, अलग एक अकेला सेल आ जाए, तो उसमें वॉल हमारी आउटर मोस्ट कौन सी है? आइसोलेटेड में याद रखिएगा स्टूडेंट वो प्राइमरी वॉल जो है, ये जो ग्रीन शेड में आपको नजर आ रही है प्राइमरी वॉल, ये देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है। तो प्राइमरी वॉल स्टूडेंट याद रखिएगा अगर हमारा सेल आइसोलेटेड फॉर्म में अलग है तब आउटर मोस्ट वॉल आपने याद रखना है वो प्राइमरी वॉल होगी। अगर सेल इंटैक्ट हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, तब हमारी आउटर मोस्ट वॉल सेल वॉल की कौन सी होगी? दैट इज अ मिडल लेमिला। तो ये एक डिफरेंस आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अच्छा जी, अगर फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू ऐसा आ जाए कि उसमें ना तो उसने ये बताया कि सेल इंटैक्ट है या आइसोलेटेड है, उसने ये इंटैक्ट और आइसोलेटेड में फर्क नहीं बताया, तो फिर आप क्या टेक करेंगे? तो स्टूडेंट फिर आपने याद रखना है आपने उस सेल को भी
आपने इंटैक्ट ही समझना है और फिर उसकी आउटर मोस्ट वाल आपने कौन सी टिक करनी है, आपने तब भी मिडल लेमिला को ही फेवर देनी है। क्लियर है? ये एमसीक्यूज बड़ा अहम है जो मैं आपके साथ शेयर करके जा रहा हूं। और मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि मिडल लेमिला कब आउटर मोस्ट वाल कंसिडर होगी या प्राइमरी वाल कब आउटर मोस्ट कंसिडर होगी। मैंने आपको फर्क ये बताया कि अगर सेल इसी तरह से इंटैक्ट पड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तब आउटर मोस्ट वाल आपकी मिडल लेमिला है। लेकिन अगर आप सेल्फ फ्रैक्शनेशन टेक्निक के जरिए इन सारे के सारे सेल में से किसी एक सेल को आप अलग कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, तो वर्ड अगर आइसोलेटेड आ जाए एमसीक्यूज में, तब आपकी आउटर मोस्ट वाल क्या होगी, दैट इज अ प्राइमरी वाल। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं कि कंपोजिशन की, कि हमारे पास जो मिडल लेमिला है इसकी कंपोजिशन क्या है, फिर हम देखेंगे प्राइमरी वाल की कंपोजिशन क्या है, फिर हम देखेंगे सेकेंडरी वाल की कंपोजिशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिडल लेमिला के बारे में। स्टूडेंट याद रखिएगा, मिडल लेमिला इट इज कंपोज्ड ऑफ द स्टिकी जेल लाइक मटेरियल। अच्छा, जो मिडल लेमिला है ये स्टिकी जेल लाइक मटेरियल पर मुश्तमिल है। हाँ जी, उस जेल लाइक मटेरियल में क्या क्या कौन कौन सी चीजें आ रही, इसमें सबसे पहले आपको मिडल लेमिला के अंदर मैग्नीशियम नजर आएगी, उसके बाद आपको कैल्शियम साल्ट्स नजर आएंगे, या फिर हम इनको नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड पैक्टिक एसिड। स्टूडेंट बात दफा ना इस पे एमसीक्यूज आ जाता है कि हमारे पास कैल्शियम साल्ट की जगह पे वर्ड पैक्टिक एसिड लिख दिया जाता है। अगर पैक्टिक एसिड लिख दिया जाए तो आप यही समझेंगे कि दैट इज अ कैल्शियम साल्ट, हम इसी को दूसरा नाम पैक्टिक एसिड का देते हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज है हमारे पास, दैट इज अ पैक्टन। तो स्टूडेंट याद रखिएगा ये तीन चीजें आपको किसमें नजर आएंगी, आपको मिडल लेमिला की कंपोजिशन में नजर आएंगी। और वो कौन कौन सी है, दैट इज अ स्टिकी जेल लाइक, ये सबका मटेरियल जेल लाइक होगा, बिल्कुल स्टिकी होगा, और इसमें सबसे ज्यादा आपको यानी ये केमिकल नजर आएंगे मैग्नीशियम, कैल्शियम साल्ट या पैक्टिक एसिड, और उसके बाद आपको इसमें क्या नजर आएगा, दैट इज अ पैक्टन। उसके बाद स्टूडेंट हम मूव करते हैं प्राइमरी वाल की तरफ कि प्राइमरी वाल की जो कंपोजिशन है वो क्या है, प्राइमरी वाल किस चीज से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्राइमरी वाल इज अ थिन एंड फ्लेक्सिबल। ये पॉइंट आपने याद रखना है, हमेशा जो प्लांट की प्राइमरी सेल वाल है वो हमेशा थिन और फ्लेक्सिबल होती है। क्लियर है? लचकदार होती है। और ये किन किन चीजों पर मुश्तमिल है स्टूडेंट याद रखिएगा, प्राइमरी सेल वाल में जो जो केमिकल पाए जाते हैं उसमें सेलुलोज है मेजर, उसके बाद स्टूडेंट हेमी सेलुलोज है, और उसके बाद थर्ड जो केमिकल है वो हमारे पास है पैक्टन। अब याद रखने वाला जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये कि प्राइमरी सेल वाल आपका चाहे पौधा छोटा है चाहे बड़ा है, हर एक न्यूली ग्रोइंग सेल के अंदर सेल वाल, प्राइमरी सेल वाल मस्ट होगी, हर एक के अंदर होगी। सवाल यह है कि क्या सेकेंडरी सेल वाल भी हर प्लांट के सेल में होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा सेकेंडरी सेल वाल का जब कंसेप्ट आए तो आपने ये माइंड में रखना है जो आपके वुडी प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, उनमें आपको सेकेंडरी सेल वाल नजर आएगी। आपको प्राइमरी सेल वाल हर पौधे के सेल में नजर आएगी, लेकिन सेकेंडरी वाल जो है वो आपको हर पौधे में नजर नहीं आएगी। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अच्छा, दूसरे पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं कि हमारे पास जो आपके प्राइमरी सेल वाल में सेलुलोज है, सेलुलोज दरअसल ये मुश्तमिल होते हैं सेलुलोज के माइक्रोफिब्रल्स पर। What are the microfibrils? These are the bundle of the cellulose chain. स्टूडेंट याद रखिएगा जो आपके माइक्रोफिब्रल्स हैं ये दरअसल बंडल हैं आपके सेलुलोज की पूरी की पूरी चेन्स पर ये मुश्तमिल होते हैं। रनिंग थ्रू द मैट्रिक्स ऑफ अदर पॉलीसेकेराइड, और इनमें जी ये मैट्रिक्स रीजन में आपको ये नजर आते हैं सारे के सारे सेलुलोज की चेन। और दूसरे इसमें कौन कौन से केमिकल आपको नजर आएंगे, इनके साथ पॉलीसेकेराइड्स नजर आएंगे, और साथ आपको नजर आएंगे हेमीसेलुलोज, और थर्ड चीज आपको क्या नजर आएगी स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पैक्टन नजर आएंगे। तो ये तीन पॉइंट आपने ये याद रखने हैं। सबसे पहला जी प्राइमरी वाल थिन और फ्लेक्सिबल होती है। दूसरा पॉइंट इसमें सेलुलोज होते हैं, हेमीसेलुलोज होते हैं, और पैक्टन होते हैं। सेलुलोज के जो मायोफिब्रल्स हैं, माइक्रोफिब्रल्स हैं, दरअसल ये क्या हैं, दीज आर द बंडल ऑफ सेलुलोज चेन। क्लियर है? अब उसके बाद आते हैं कि सेलुलोज की जो चेन्स हैं ये किस तरह से मौजूद होती है। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि हमारे पास जो सेलुलोज की चेन है दे आर अरेंज इन द क्रिस क्रॉस मैनर। व्हाट इज मेंट बाय क्रिस क्रॉस? देखिए मैं आपके सामने एक छोटी सी लाइन लगाता हूं कि दैट इज अ क्रिस, और इसके ऊपर आपने बिल्कुल परपेंडिकुलर दूसरी लाइन गुजारनी है, दैट इज अ क्रॉस। ये देखें क्रिस और उसके बाद क्रॉस, ये इस तरह से क्रिस और क्रॉस, ये आप इस तरह से परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर लाइनें लगाएंगे। यानी बताना वो ये चाहता है कि प्राइमरी सेल वाल के अंदर जो सेलुलोज हैं वो उनके जो फाइबर्स हैं सेलुलोज के वो एक दूसरे पर क्रिस क्रॉस पड़े होते हैं। क्रिस क्रॉस का मतलब ये कि राइट एंगल पर 90 डिग्री के एंगल पे आपको ये नजर आएंगे, और इसी को उसने क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट को फिर जो है वो हाईलाइट किया हुआ है कि उसमें जो हमारे पास सेलुलोज फाइबर है वो किस तरह मौजूद होते हैं। स्टूडेंट इस डायग्राम को आप देखें, ये हमारे पास जो डायग्राम रेड से शो की गई दैट इज अ सेलुलोज फाइबर, और सेलुलोज फाइबर का जो डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है वो तकरीबन दिया हुआ है 50 नैनोमीटर, यानी ये हमारे पास सेलुलोज फाइबर है। अब सेलुलोज फाइबर में क्या मौजूद होता है स्टूडेंट याद रखिएगा, सेलुलोज फाइबर के अंदर मौजूद होते हैं दीज आर द माइक्रोफिब्रल्स, छोटे छोटे फिब्रल्स मौजूद होते हैं। माइक्रोफिब्रल्स मौजूद, जैसे कि मैंने ये स्लाइड लाइक या रॉड लाइक आपको ये इस तरह से दिखाए हुए हैं,
दीज आर द माइक्रोफिब्रल। ये देखें इस तरह से आपको ये बहुत सारे क्या नजर आएंगे, माइक्रोफिब्रल। और माइक्रोफिब्रल का जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, वो हमारे पास है 10 नैनोमीटर। क्लियर है? तो सेलुलोज फाइबर का डायमीटर पहले आपने याद रखना है 50 नैनोमीटर है, और जो उस सेलुलोज फाइबर के अंदर माइक्रोफिब्रल्स हैं उनका डायमीटर स्टूडेंट कितना है, वो हमारे पास है 10 नैनोमीटर। अब ये जो माइक्रोफिब्रल्स हैं दरअसल ये क्योंकि पॉलीसेकेराइड है सारे के सारे सेलुलोज, इसमें आपको सारे के सारे ग्लूकोज टू ग्लूकोज चेन आपको नजर आएंगे। यानी यहां पर सारी की सारी जो बॉन्डिंग है ग्लूकोज ग्लूकोज बहुत सारे आपके पास तकरीबन राउंड अबाउट 60 से 70 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक चेन में आपको नजर आते हैं। यहां पे ये हाईलाइट किया हुआ है, ये देखें मैंने आपको यहां पे क्या बताया कि 60 से 70 ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की रिंग आपको नजर आ रही है, एक ग्लूकोज की रिंग दूसरे के साथ ही से, और जिन जिन बांड के जरिए जुड़े होते हैं स्टूडेंट याद रखिएगा वो बांड हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान होता है, और इस बांड को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दैट इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? तो आपने ये याद रखना है कि सेलुलोज दरअसल एक पॉलीसेकेराइड है, और पॉलीसेकेराइड के जो फाइबर हैं उनमें आपको सारे के सारे ग्लूकोज की चेन नजर आ रही है, और ग्लूकोज एक चेन में मैंने कितने बताए 60 से 70 ग्लूकोज की चेन बताई। और वो जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में अटैच है दरअसल वो किस बॉन्डिंग के जरिए अटैच है, बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में आप पढ़ के आए होंगे, वो दरअसल आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए यानी कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसके जरिए ये सारी की सारी चेन्स अटैच होती है। तो ये सारे का सारा जो मैंने आपको प्राइमरी वाल के हवाले से बताया कि प्राइमरी वाल थिन और फ्लेक्सिबल, इसमें सेलुलोज हेमी सेलुलोज और पेक्टन होती है। सेलुलोज के माइक्रोफिब्रल जो है वो चेन की फॉर्म में होते हैं और ये मैट्रिक्स रीजन में आपको नजर आते हैं, और उसके बाद इनकी जो अरेंजमेंट है वो दरअसल पॉलीसेकेराइड की ये सारी की सारी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में होते हैं, और डायग्रामेटिकली मैंने आपको इनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दी है। उसके बाद स्टूडेंट हम मूव करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की तरफ। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये हर प्लांट के अंदर आपको नजर नहीं आएगी, हर प्लांट सेल में नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ स्पेशली मैंने यहां पे लिखा है दीज आर द स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। ये देखिए मैंने यहां पे हाईलाइट किया हुआ है कि हमारे पास जो सेकेंडरी सेल वॉल है दरअसल ये मौजूद होती है स्क्लेरेन्काइमा सेल, और स्क्लेरेन्काइमा सेल याद रखिएगा वो सेल होते हैं जो बाद में क्या हो जाते हैं, जो बाद में डेड हो जाते हैं। यानी मैं सिंपल अगर आपको ये समझाऊं कि जितने भी आपके वुडी प्लांट्स हैं लकड़ी वाले, बड़ी लकड़ी वाले, उनमें हमेशा सेकेंडरी वॉल जो है वो आपको नजर आएगी जो कि रिजिड होती है, और जो आपके हर्बिसियस प्लांट हैं छोटे मोटे ग्रासेस वगैरह हैं इनमें आपको क्या नजर आएगी, सारे के सारे प्राइमरी वॉल नजर आएंगे। जी अब आते हैं इसकी कंपोजिशन की तरफ कि हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये किन किन केमिकल पर मुश्तमिल है। स्टूडेंट याद रखिएगा इनमें जो जो केमिकल आ रहे हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास है सेलुलोज। क्लियर? सेकंड हमारे पास है जी हेमीसेलुलोज, थर्ड हमारे पास है लिग्नन। अब यहां पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं लिग्नन को। याद रखिएगा आपकी सेकेंडरी सेल वॉल की जो रिजिडिटी है, जो इसका सख्तपन है, जो इसके अंदर सख्ती है, वो दरअसल लिग्नन केमिकल की वजह से। उसके बाद कुछ इसमें मौजूद होते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट्स, और उसके बाद वैक्सेस मौजूद होती हैं। अब वैक्सेस यहाँ पर कौन सी हैं, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दरअसल हमारी सुबेरन जो वैक्सेस हैं सुबेरन, ये यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये एक पॉइंट आपने ये भी याद रखना है कि वैक्स यहाँ पर कौन सी मौजूद होती है। क्लियर? अब सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन में क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई, सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज होता है, लिग्नन होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, वैक्सेस यानी वैक्सेस कौन से होते हैं हमारे पास, सुबेरन होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अगला जो पॉइंट है वो यही लिखा हुआ है कि इस सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर मौजूद जो सेलुलोज हैं दरअसल ये भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि यहाँ पर इनकी हमने क्या शो करवाई है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। यानी सेलुलोज हर जगह पे प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में आपको नजर आते हैं। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे पास है लिग्नन के हवाले से। स्टूडेंट मैंने आपको अभी बताया कि लिग्नन जो है ये आपके प्लांट सेल को रिजिड करता है, रिजिडिटी ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, रिजिडनेस इसने देनी है। और इसका दूसरा जो काम है वो क्या है लिग्नन का, एंकर द सेलुलोज, ये सेलुलोज के मॉलिक्यूल को धंसा देता है इनटू द माइक्रोफिब्रल टुगेदर। जितने भी माइक्रोफिब्रल हैं उनको इकट्ठे कवर करना, इकट्ठे पकड़े रखना, दरअसल ये किसका काम है, ये आपकी लिग्नन का काम है। क्लियर है यहां तक? तो ये तीन आपकी वॉल्स हो गई, आपकी 3 लेयर्स हो गई सेल वॉल की, मिडल लेमिला हो गई, प्राइमरी वॉल हो गई, और उसके बाद हमने किसकी बात की स्टूडेंट, सेकेंडरी वॉल की बात की। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्लाज्मोडीजमेटा आर्पिड्स। अब प्लाज्मोडीजमेटा आर्पिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा दीज आर द पोर्स। ये दरअसल पिट्स या जो पोर्स हैं हम उनको प्लाज्मोडीजमेटा कहते हैं। अब प्लाज्मोडीजमेटा कहां पर होते हैं स्टूडेंट, इस डायग्राम के अंदर देखें, दरअसल एक सेल दूसरे के साथ इंटरलिंक होने के लिए, एक के साथ दूसरे के साथ इंटरलिंक होने के लिए, कोई मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए, एक दूसरे के साथ जब सेल लिंक होते हैं ना, तो यहां पर पाए जाते हैं इन सेल्स की वॉल में पोर्स होते हैं, और इन पोर्स को स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड पिट्स और प्लाज्मोडीजमेटा। दरअसल ये प्लाज्मोडीजमेटा या पिट्स जो हैं, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे, ये पोर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये प्लाज्मोडीजमेटा या पिट्स जो हैं दरअसल ये मटेरियल के एक्सचेंज के लिए होते हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है
कि इनके जरिए एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल आ भी सकता है, जा भी सकता है। तो जो एडजेसेंट सेल होते हैं नजदीक पड़े हुए, वो एक दूसरे के साथ अगर उन्होंने मटेरियल का एक्सचेंज करना है तो वो इन पोर्स के जरिए कर लेते हैं, और इन पोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, हम नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड प्लाज्मोडियस्माटा। तो सेल वॉल के अंदर स्टूडेंट याद रखिएगा प्लाज्मोडियस्माटा भी मौजूद होते हैं। क्लियर है? तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो ओवरऑल सेल वॉल पे था, और मैंने आपको सेल वॉल बता दी कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में नहीं होती, बल्कि प्लांट के अलावा दूसरे जो जानदार हैं उनमें भी आपको नजर आती है, अदर देन एनिमल। जानवरों के सेल को छोड़ के जो आपके एनिमल का सेल है स्टूडेंट याद रखिएगा, एनिमल के सेल में आपको सेल वॉल नजर नहीं आती। उसके बाद अगर हम लोग लास्ट पॉइंट, एक और पॉइंट मेरे माइंड में आ गया, अगर हम लोग प्लांट की सेल वॉल को रिमूव कर दें तो जो बाकी सेल बचेगा हम उसको क्या नाम देंगे? स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन है, जो बाकी सेल बचेगा विदाउट सेल वॉल, अगर हम पौधे की सेल वॉल को रिमूव कर दें और बाकी जो सेल बचेगा हम उसको नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। ये भी आपने याद रखना है कि ऐसा प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल मौजूद ना हो, विदाउट सेल वॉल द प्लांट सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। एक एमसीक्यूज आपने ये भी माइंड में रखना है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर हमारा जरूर समझ आएगा, और इंशाल्लाह हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन दें, जितना भी आपका बुक के अंदर लिखा हुआ है टॉपिक, इंशाल्लाह उम्मीद है कि उस पर हम पूरी कोशिश करके उसको आपके हवाले करेंगे। अल्लाह हाफिज जी, बहुत शुक्रिया आप सबका।